एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साझ है, अर्थात जो जिस काम में माहिर है उसे वही काम करना चाहिए। 80 के दशक के पूर्वार्ध में जितेंद्र ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण में भी सफल होने की कोशिश की, जिसमें वो न केवल बुरी तरह से नाकाम रहे बल्कि करोड़ों के कर्ज तले दब गए। ऐसे में उन्होंने दक्षिण की राह पकड़ी और वहाँ के प्रसिद्ध फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम करके खुद को कर्ज से मुक्त कराया। साल 1983 में आई जस्टिस चौधरी भी एक ऐसी ही फिल्म थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। इस चैनल का नाम है दिल्ली मेडिकल एडवाइस, जिसे हमारे मित्र डॉक्टर विवेक चलाते हैं। अगर आप मेडिकल, हेल्थ और दवाइयों से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से इस चैनल पर जाएं और इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। खैर, अब वापस लौटते हैं आज की फिल्म जस्टिस चौधरी की तरफ। पद्मालया कंबाइंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था G.A. शेषागिरी राव ने तथा इसके निर्देशक थे के राघवेंद्र राव। फिल्म की कहानी लिखी थी सत्यानंद ने, पटकथा लिखा था स्वयं के राघवेंद्र राव ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 37 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 15 जुलाई 1983 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, राज किरण, अरुण गोविल, शक्ति कपूर, कादर खान, देवश्री रॉय, असरानी, भारत भूषण, सत्येन कप्पू आदि। संगीतकार बप्पी लाहिड़ी और गीतकार इंदिवर के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे, जिनके बोल हैं इंसाफ की कुर्सी, जिंदगी अनमोल, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, मम्मा मिया और साथ मेरे आओगी। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जस्टिस चौधरी साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुली, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बेताब, जिसने 6.25 करोड़ रुपए कमाए तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हीरो, जिसने 6.25 करोड़ रुपयों का कारोबार किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही फिल्मों को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 2, फिल्म जस्टिस चौधरी साल 1982 में इसी नाम से बनी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में एन.टी. रामाराव और श्रीदेवी नजर आए थे। इस तेलुगु फिल्म के 1983 में हिंदी के अलावा तमिल और मलयालम भाषा में भी रीमेक बने। इसके तमिल रीमेक का नाम था नीति बाती, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए शिवाजी गणेशन और के.आर. विजया तथा मलयालम रीमेक का नाम था जस्टिस राजा, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में दिखे प्रेम नजीर और मेनका। फैक्ट नंबर 3, साल 1982 में जितेंद्र ने एक रोमांटिक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसका नाम था दीदारे यार। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जितेंद्र को 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए जितेंद्र मद्रास चले गए, जहां अगले 5 सालों में उन्होंने साउथ के दर्जनों फिल्मों के रीमेक में काम किया। इस दौरान उनकी ऐसी विरले फिल्में ही आई जो साउथ की किसी फिल्म का रीमेक नहीं थी। गौरतलब है कि जितेंद्र ने दीदारे यार के बाद न केवल रोमांटिक फिल्मों से किनारा कर लिया बल्कि प्रोड्यूसर बनने का इरादा भी त्याग दिया। फैक्ट नंबर 4, साल 1983 जितेंद्र के लिए बेहद सफल साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल की शीर्ष 10 कामयाब फिल्मों में उनकी 4 फिल्में शामिल रहीं। ये फिल्में थीं चौथे स्थान पर हिम्मत वाला, 6ठे स्थान पर मवाली, 8वें स्थान पर जस्टिस चौधरी और 9वें स्थान पर जानी दोस्त। गौरतलब है कि इनमें से 3 फिल्में हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और मवाली एक ही प्रोडक्शन हाउस यानी कि पद्मालया कंबाइंस के बैनर तले बनी थी। इसके अलावा इन चारों में से 3 फिल्मों हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और जानी दोस्त के निर्देशक भी एक ही थे, जिनका नाम के राघवेंद्र राव है, जो उन दिनों दक्षिण भारतीय फिल्मों के मनमोहन देसाई माने जाते थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जस्टिस चौधरी के जबरदस्त संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। दरअसल जब दक्षिण भारतीय फिल्मकारों ने हिंदी फिल्मों का रुख किया तो संवाद लेखक के तौर पर उनकी पहली पसंद कादर खान साहब ही थे। के राघवेंद्र राव और जितेंद्र के जोड़ी के अधिकतर फिल्मों के संवाद इन्होंने ही लिखे। इन फिल्मों पर गौर करें तो पता चलता है कि कादर खान साहब इनके संवादों के साथ साथ इनमें अभिनय भी किया करते थे। उस दौर में इन फिल्मों के संवादों को लेकर कादर खान साहब पर यह आरोप लगे थे कि ये संवाद अत्यंत ही फुहड़, अश्लील और अस्तरहीन हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जिन्होंने इन संवादों को फुहड़, अश्लील और अस्तरहीन कहा है, वास्तव में वो बड़े बड़े बंगलों और एसी कारों में घूमने वाले लोग हैं। उन्हें क्या पता है कि भारत की अधिकतर जनता ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करती है और ये फिल्में उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म
फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय और उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स लोगों को काफी पसंद आए थे। पर यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें उनके डायलॉग्स नाज नामक एक अभिनेत्री के द्वारा डब किया गया था। हालांकि यह कोई पहली फिल्म नहीं थी जहाँ इनके डायलॉग्स को नाज ने डब किया। अभी तो इससे पहले आने वाली फिल्मों मसलन 16वां सावन, जाग उठा इंसान और हिम्मत वाला भी नाज की ही आवाज में डब की गई थी। फिल्म जस्टिस चौधरी के बाद भी आने वाली कई फिल्मों में श्रीदेवी की आवाज को नाज से ही डब करवाया गया था। दरअसल बात ऐसी थी कि श्रीदेवी को हिंदी बोलना और समझना अच्छी तरह से आता था, पर उनके उच्चारण में दक्षिण भारतीय लहजा साफ साफ झलकता था। ऐसे में उनकी आवाज को डब करवाने के अलावा कोई भी चारा न था। हालांकि बाद में श्रीदेवी ने अपने उच्चारण पर काफी काम किया और 90 के दशक तक आते आते उन्होंने अपनी फिल्में खुद ही डब करनी शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म जस्टिस चौधरी में जितेंद्र ने एक विशेष प्रकार के बालों वाली विग पहनी थी। यद्यपि वो ना तो गंजे थे और न ही उनके बालों के स्टाइल में कोई खराबी थी। दरअसल इससे पहले आई हिम्मत वाला सरीखी फिल्मों में भी जितेंद्र ने बालों की ऐसी ही विग पहनी थी और फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म जस्टिस चौधरी में इस विग के पहनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन दिनों के दक्षिण भारतीय हीरो ऐसे ही विग पहना करते थे, क्योंकि या तो उनमें से अधिकतर गंजे थे या फिर उनके बालों का स्टाइल उतना आकर्षक नहीं था। ऐसे में उनके पास विग ही एकमात्र सहारा था और दक्षिण भारतीय दर्शकों को उन्हें विग में ही देखने की आदत पड़ चुकी थी। ऐसे में जब इन फिल्मों को हिंदी में रीमेक किया गया तो उनमें भी हीरोज को वैसे ही विग पहनाए गए, ताकि जब इन फिल्मों को मद्रास आदि में रिलीज किया जाए तो दर्शक फिल्म के नायक से जुड़ सकें। फैक्ट नंबर 8, श्रीदेवी ने न केवल इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाया बल्कि ओरिजिनल तेलुगु फिल्म की भी मुख्य अभिनेत्री वही थी। गौरतलब है कि जब श्रीदेवी तेलुगु जस्टिस चौधरी में काम कर रही थी उस वक्त उनकी उम्र महज 18-19 साल की ही रही थी, जबकि फिल्म के मुख्य नायक एन.टी. रामाराव उनसे 3 गुने तकरीबन 59 वर्ष के थे। वहीं बात करें फिल्म के हिंदी रीमेक के नायक जितेंद्र की तो वो श्रीदेवी के 2 गुने उम्र के थे। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में बूढ़े जितेंद्र की पत्नी की भूमिका में दिखी अभिनेत्री मौसमी चटर्जी, जो कि उस वक्त महज 35 वर्ष की ही थी। लेकिन अपनी भूमिका को स्वीकार्य बनाने के लिए उन्होंने न केवल अपने हाव भाव उम्रदराज महिला के रखे बल्कि मेकअप भी वैसा ही किया गया। इस तरह से यह भूमिका मौसमी चटर्जी के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्हें नायिका की भूमिका मिलनी लगभग बंद हो गई और वो आगामी फिल्मों में भाभी तथा माँ जैसी भूमिकाओं के लिए चुनी जाने लगी। गौरतलब है कि इसके पिछले ही साल 1982 में आई फिल्म अंगूर में उन्होंने संजीव कुमार के अपोजिट एक नायिका सरीखी भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 10, स्टारडस्ट पत्रिका ने एक इंटरव्यू में जितेंद्र की फिल्म जस्टिस चौधरी का ये कहकर मजाक उड़ाया कि फिल्म के क्लाइमेक्स में फांसी की सजा सुनाने से पहले वो हीरोइन के साथ नाचते गाते नजर आते हैं। फांसी की सजा सुनाने से पहले पेड़ों के पीछे डांस करना उन्हें बेतुका नहीं लगा क्या? इस पर जितेंद्र ने कहा कि अगर वो अपनी फिल्मों में दिमाग लगाने लगेंगे तो उससे उनके निर्माता का नुकसान हो सकता है और वो अपने कारण कभी किसी निर्माता का नुकसान करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो स्वयं इस दर्द से गुजर चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, साल 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। जब जितेंद्र से ये पूछा गया कि अपनी आधी उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करने में अजीब नहीं लगता क्या, इस पर जितेंद्र ने कहा कि जवान हीरोइन होने से हीरो लंबे समय तक हीरो बना रहता है, वरना वो तो चरित्र अभिनेता ही बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देव आनंद ने 60 साल की उम्र में स्वामी दादा फिल्म में 17 साल की पद्मिनी कोल्हापुरे को अपनी हीरोइन बनाया। अगर देवानंद ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो अभी 40 साल का ही हूँ। फैक्ट नंबर 12, जस्टिस चौधरी के संगीत की आलोचना करते हुए फिल्म फेयर पत्रिका ने लिखा था कि जितेंद्र की दक्षिण भारतीय फिल्मों का गीत फुहड़ से और फुहड़ होता जा रहा है। बावजूद इसके फिल्म के एक गीत मम्मा मिया को साल 1983 के बिना का गीतमाला में 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। फैक्ट नंबर 13, फिल्म जस्टिस चौधरी के ज्यादातर किरदार के राघवेंद्र राव की हिंदी फिल्म फर्ज और कानून से लिए गए थे। दोनों फिल्मों में जितेंद्र का डबल रोल था और बेटे के किरदार का नाम रामू था। इसके अलावा दोनों फिल्मों में हेमा मालिनी, कादर खान, शक्ति कपूर आदि नजर आए थे। साथ ही दोनों फिल्मों में राज किरण का रोल नेगेटिव था। फैक्ट नंबर 14, अभिनेता राज किरण बताते हैं कि फिल्म फर्ज और कानून में उनके काम की काफी तारीफ तो हुई, लेकिन इससे उन्हें एक बड़ा नुकसान भी हुआ। फर्ज और कानून से पहले उन्हें बसेरा और अर्थ जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं मिल रही थीं, लेकिन इसके बाद उन्हें बिगड़े हुए बेटे, दामाद और ऐसे ही सहायक और नेगेटिव किरदार मिलने लगे। जस्टिस चौधरी में भी उन्होंने ऐसा ही एक किरदार निभाया था, जिसके कारण बतौर लीड एक्टर उनका कैरियर लगभग खत्म हो गया और इसके बाद 1985 के घर द्वार के अलावा उनकी कोई भी लीड रोल वाली फिल्म सफल नहीं हुई। फैक्ट नंबर 15, 1983 हेमा मालिनी के स्टारडम का
आखिरी साल साबित हुआ जब उन्होंने अंधा कानून और जस्टिस चौधरी जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन इसी साल उनकी मेगा बजट फिल्म रजिया सुल्तान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जस्टिस चौधरी के बाद हेमा मालिनी ने कोई बड़ी हिट फिल्म नायिका के तौर पर नहीं दी। साथ ही श्रीदेवी और जयाप्रदा के लगातार हिट होने के कारण 13 साल के बाद हेमा मालिनी टॉप 3 अभिनेत्रियों की लिस्ट से भी बाहर हो गयी। तो ये थी जितेंद्र की धमाकेदार रीमेक फिल्म जस्टिस चौधरी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।